हम मनुष्य बहुत जिज्ञासु हैं। हम लगभग हर चीज में पैटर्न खोजने की कोशिश करते रहते हैं। हम आसमान में तारों को देखते हैं और देखते हैं क्या उनमें कोई पैटर्न है, और वाकई हमें वहाँ कई सारे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या इन अभिक्रियाओं में कोई पैटर्न मौजूद है। और हाँ, हमें यहाँ भी कई पैटर्न मिले हैं। आज हम इन सभी पैटर्न में से एक पैटर्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का अलग होना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में बहुत कुछ हो रहा है, और इस विशेष वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं और अपचयन अभिक्रियाओं की पहचान कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे हल करूं और आपको बताऊं कि कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर स्वयं से विचार करें। अब यदि आपने इस पर विचार कर लिया है तो आइए देखते हैं। तो यह पहला उदाहरण है। हम यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इस धातु के साथ जुड़ रहा है ना। इसका मतलब है कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब आइए हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यदि यहाँ पर हम जिंक पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देख सकते हैं कि शुरू में यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त था, लेकिन अंत में इसने ऑक्सीजन खो दिया है। तो यहाँ पर जिंक अपना ऑक्सीजन खो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिंक अपचयन अभिक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन आप यदि इसी अभिक्रिया में कार्बन पर ध्यान केंद्रित करें तो शुरू में कार्बन ऑक्सीजन के बिना था, लेकिन अभिक्रिया के बाद यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में है, यानी कि यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसी अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों अभिक्रियाएं हो सकती हैं, और हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। हम इन अभिक्रियाओं के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब आइए हम तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और पानी बनाता है। तो यदि हम यहाँ पर कॉपर पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देख सकते हैं कि शुरुआत में यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप में था, लेकिन अभिक्रिया के बाद इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया है। इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्सीजन खो रहा है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉपर यहाँ पर एक अपचयन अभिक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देख सकते हैं कि शुरू में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। और यह चौथा उदाहरण है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। और इसी प्रकार हम इस अभिक्रिया में भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ रहा है और सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। तो इस प्रकार हमने सभी उदाहरणों को हल कर लिया है। अब आइए देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन में आगे क्या है। तो अब तक हमने देखा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम हाइड्रोजन के संदर्भ में भी ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जब हाइड्रोजन अलग हो जाता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे, और जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे
कि हम हाइड्रोजन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का प्रभाव ऑक्सीजन के प्रभाव के विपरीत क्यों है, यानी कि ऑक्सीकरण के मामले में ऑक्सीजन को जुड़ना होता है लेकिन हाइड्रोजन को अलग होना होता है, या फिर अपचयन के मामले में ऑक्सीजन को अलग होना होता है और हाइड्रोजन को जुड़ना होता है। तो यह विपरीत प्रभाव क्यों हो रहा है? तो इन सभी सवालों के जवाबों पर हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आइए हम इस नई परिभाषा को समझने और कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इन सभी उदाहरणों को खुद से हल करने का प्रयास करें। बस एक बात याद रखें कि हाइड्रोजन का प्रभाव ऑक्सीजन के प्रभाव के विपरीत होगा, जिसका अर्थ है कि ऑक्सीकरण के मामले में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, जबकि हाइड्रोजन के संदर्भ में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन हट रहा होगा। इसी तरह अपचयन के मामले में ऑक्सीजन हट रहा था, जबकि हाइड्रोजन के मामले में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। तो एक बार स्वयं प्रयास करके देखिए। अब यदि आपने प्रयास कर लिया है तो आइए देखते हैं। पहले समीकरण में यहाँ एक यौगिक है जिसमें कई हाइड्रोजन हैं और हम अभिक्रिया के बाद देख सकते हैं कि इसने कुछ हाइड्रोजन खो दिए हैं। तो इसका मतलब है कि यह यौगिक हाइड्रोजन खो रहा है। और यदि यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो याद रखें, हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीजन के जुड़ने के संदर्भ में सोचा जा सकता है और ऑक्सीजन का कोई भी जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर ये यौगिक ऑक्सीकरण से गुजर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हमें एक एकल यौगिक मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? हम हाइड्रोजन के जुड़ने को ऑक्सीजन के हटने के संदर्भ में सोच सकते हैं, यानी कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अब आइए हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन सारे हाइड्रोजन खो देता है। अब चूंकि यहाँ कार्बन ने सभी हाइड्रोजन खो दिए हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन के जुड़ने जैसा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब तक हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बहुत बात कर ली है। हमने उन्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के संदर्भ में परिभाषित भी कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक सवाल है। हमने जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ रहा था उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण नाम दिया, लेकिन हमने उन अभिक्रियाओं को जहां पर हाइड्रोजन अलग हो रहा था वही नाम क्यों दिया? लेकिन देखिए, वास्तविकता में ये दोनों परिभाषाएं बहुत पुरानी परिभाषाएं हैं और ऑक्सीकरण और अपचयन की नई परिभाषा इलेक्ट्रॉन की हानि या फिर इलेक्ट्रॉन के लाभ पर आधारित है और यह आपको समझने में मदद करेगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है। तो चलिए हम इस पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आप एक तत्व लेते हैं और उसे हवा में जलाते हैं तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जब हवा में जलाया जाता है तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब चूंकि यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है तो हम इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जब हम ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन के जुड़ने के रूप में परिभाषित कर रहे थे तो हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें यह नहीं पता था कि इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हो रहा है, क्या वे स्थानांतरित हो रहे हैं या साझा किए जा रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन जब बाद में हमें पता चला तो हमने कुछ ऐसा देखा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रहा था तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को खोने पड़े। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड के मामले में जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था तो दोनों सोडियम परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को खो रहा था। और इसी तरह हमने सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में देखा कि तत्व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खो रहे थे, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन खो रहे थे। और इस अवधारणा ने हमें ऑक्सीकरण की परिभाषा को बेहतर ढंग से समझने में काफी मदद की। अब हम इसके लिए ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करते हैं,
जब तक कि एक अभिक्रिया में एक तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है, हम कहते हैं कि वह तत्व ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। और ऐसा किसी भी कारण से हो सकता है, ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, सल्फर, नाइट्रोजन या किसी अन्य यौगिक के कारण। जब तक वह इलेक्ट्रॉन खोता है, हम कहेंगे कि वह ऑक्सीकरण से गुजर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जब भी हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है। और इसी तरह जब भी हाइड्रोजन अलग होता है, जब भी हाइड्रोजन हटाया जाता है, तो तत्व इलेक्ट्रॉन खो रहा था, तो उसे भी ऑक्सीकरण माना जाता है। आपको सल्फर, नाइट्रोजन, अन्य यौगिकों के लिए भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने हाइड्रोजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया। अब देखिए, यह ऑक्सीकरण और अपचयन की एक नई परिभाषा है। हम इसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। हम इस विशेष वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन की इन परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जहां ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन अलग होता है, और इसी प्रकार अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन अलग होता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है।